जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7। तो हम लोग 6 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 7 पढ़ रहे हैं। 7 में पढ़ेंगे राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, राउल्ट का नियम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हेनरी का नियम, आज चलेगा राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, तो राउल्ट का नियम अच्छे से समझिएगा थोड़ा से। राउल्ट के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के नियम पर सवाल भी न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा आते हैं। तो राउल्ट का नियम यहाँ पर क्या है दोस्तों? वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब। तो जब मैंने आपको द्रव वाला पढ़ाया था तो उसमें बताया था दोस्तों कि जैसे मेरे पास क्या है, दो बीकर है, पहला बीकर और मैंने एक बताया था, एक बीकर और लेके बताया था। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? दूसरा बीकर है। 2 बीकर है मेरे पास, ये 2 बीकर मैंने लिया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बीकर मैंने आपको बताया था कि पहले वाले बीकर में जो द्रव था, द्रव 1 था। दूसरे वाले बीकर में क्या था दोस्तों? दूसरे वाले बीकर में क्या था आपका? द्रव 2 था। तो जब वाष्पीकृत हुआ था तो वो वाष्पीकृत होके पहले था तो P1 था, वाष्पीकृत होने के बाद क्या हो गया? P1 नॉट हो गया। उसके बाद ये क्या था? वाष्पीकृत नहीं हुआ था तो P2 था। वाष्पीकृत होने के बाद, वाष्प होने के बाद ये चेंज हो गया किसमें? P2 नॉट में चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका टोटल जब इसको दोनों को ऐड किए थे, शुद्ध 1 का द्रव, शुद्ध 2 का द्रव, दोनों को ऐड किए थे तो हमको यहाँ पे मिला था P टोटल बराबर P1 प्लस P2। टोटल मिला था दोस्तों, P टोटल बराबर P1 प्लस P2। तो इसी कंसेप्ट पे ये चलेगा दोस्तों, इसी कंसेप्ट पर वाष्पशील द्रव के विलयन प्रत्येक अवयव का, मतलब इसके भी अवयव का और इसके दोनों प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब विलयन के उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कह रहा है कि द्रव 1 के लिए देखा जाए तो P समानुपाती, पहले तो आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, पहला ये समझ लीजिए। अब अगर हम द्रव 1 के लिए लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास P1 हो जाएगा, और इस समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती के जब चिन्ह हटाएंगे तो P1 किस में चेंज हो रहा है दोस्तों? P1 नॉट में चेंज हो रहा है। तो हम लोग समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? P1 नॉट, और x को क्या लिखेंगे? x1 लिखेंगे, क्योंकि आप अभी पढ़े थे पीछे कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था पीछे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 नॉट x1। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब अगला नंबर ऐसे ही द्रव 2 के लिए ले जाए। अगर द्रव 2 के लिए लिए तो क्या लेंगे दोस्तों? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? P2 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? P2 बराबर, इसी में रखिए P2 बराबर क्या रखेंगे? यहाँ हो जाएगा P2 नॉट और यहाँ हो जाएगा आपका x2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। तो समीकरण 1 और 2, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार क्या होता है दोस्तों? आपका वहाँ पर है P टोटल। टोटल अगर P देखा जाए तो क्या होता है? P टोटल बराबर हो जाएगा पहला द्रव प्लस दूसरा द्रव। ये मैंने पीछे पढ़ा था। ये डाल्टन के आंशिक दाब के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ये चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ। इसको मैं पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आपका ये मिला, इक्वेशन नंबर 2 में ये मिला, और डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार होता है। नियमानुसार क्या होता है दोस्तों? P टोटल बराबर होता है P1 P2, मतलब शुद्ध द्रव 1 शुद्ध द्रव 2 का क्या है? वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P टोटल हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, इसी P टोटल में लिखें, अगर इसी P टोटल में वैल्यू को पुट करें, P टोटल बराबर इसी में पुट करें P1 प्लस
P2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P टोटल बराबर P1 का मान क्या है दोस्तों, P1 का मान यहाँ पर क्या है, P1 का मान है P नॉट x1 है। तो यहाँ पर लोग P1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे P नॉट क्या रखेंगे x1 प्लस P2 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, P2 की जगह यहाँ पर है P2 नॉट x2 है। P2 की जगह क्या रखेंगे, P2 की जगह रखेंगे हम लोग P2 नॉट और यहाँ रख देंगे x2। यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया है दोस्तों, यहाँ पर किसका, डाल्टन के नियम का। अब इसको थोड़ा सा और आगे अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, x1 प्लस x2 बराबर a की मैंने मूल अंश में पढ़ाया था। x1 और x2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं पक्षांतर कर दूं तो x1 बराबर क्या होगा, 1 माइनस x2 होगा, 1 माइनस क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर x1 की जगह रख सकते हैं P टोटल बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, P टोटल बराबर यहाँ रखेंगे P1 नॉट, और इस x1 की जगह क्या रख सकते हैं, इस x1 की जगह रख सकते हैं 1 माइनस क्या रख सकते हैं, 1 माइनस रख सकते हैं x2। उसके बाद आगे क्या है, आगे आपका प्लस है, आगे आपका P2 नॉट है, फिर आगे आपका क्या है, x2 है। अब क्या करना है, P1 नॉट का अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, P टोटल बराबर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P1 नॉट माइनस इसका गुणा पहले वाले में, इसका गुणा दूसरे वाले में, तो हो जाएगा यहाँ पर P1 नॉट और यहाँ हो जाएगा x2। आगे क्या दिया है, आगे आपका प्लस दिया है P2 नॉट, यहाँ पे दिया है x2। इतना क्लियर हो दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे, जिसके थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा कॉमन लेने में। तो थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग ये करते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि अगर मेरे पास है -5 और +10 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +10 -5। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते, तो हम भी इसमें थोड़ा सा ऐसे चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग ये करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे P टोटल बराबर, यहाँ पे ये जो पहले है ऐसे रहने दीजिए P1 नॉट, ये प्लस वाला का आगे कर दीजिए, ये प्लस वाले का क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए। यहाँ पर प्लस, यहाँ लिखेंगे P2 नॉट, क्या लिखेंगे दोस्तों, P2 नॉट और लिखेंगे x2। ये माइनस वाले को पीछे कर दीजिए, माइनस यहाँ जाएगा P1 नॉट, यहाँ हो जाएगा आपका x2, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग P टोटल बराबर कुछ कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है कुछ कॉमन, P1 नॉट प्लस यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, x2 कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर P2 नॉट माइनस P1 नॉट, अब बाहर निकाल देंगे क्या, x2। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला यहाँ पर मिल गया। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जो P है, P टोटल है, ये आपका क्या है, P टोटल है। यहाँ पर P1 नॉट जो है आपका शुद्ध में है, P2 नॉट है ये भी शुद्ध में है, P1 नॉट ये भी शुद्ध में, x2 क्या आपका मूल अंश है। ये वाष्प दाब है पहले बीकर के लिए, वाष्प दाब है दूसरे बीकर के लिए। यहाँ पर x2 जो है आपका वो मूल अंश है दोस्तों। तो ये आपका है राउल्ट के नियम है, राउल्ट का नियम का ये है आपका व्यंजक। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी पर क्या चलेगा, सवाल भी चलेंगे, न्यूमेरिकल भी चलेंगे आगे इसी पर क्या चलेगा दोस्तों, न्यूमेरिकल चलेगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, राउल्ट के नियम पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसके पहले हम इसको समझा देते हैं। ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब, मतलब ठोस पदार्थ को द्रव में विलयन करेंगे तो उनका वाष्प दाब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब किसी ठोस पदार्थ को, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ दोस्तों, जब कोई, जैसे मेरे पास कोई क्या है, मेरे पास वाटर है, जैसे मेरे पास क्या है, वाटर है, यहाँ पर मेरे पास वाटर है। अगर इस वाटर में आप क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील पदार्थ, जैसे आपने NaCl मिला दिया, NaCl क्या होता है आपका दोस्तों, ठोस पदार्थ होता है। किसी वाटर में क्या मिला दिया आपने, NaCl ठोस पदार्थ मिला दिया, तो उसका जो है वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, जैसे मेरे पास क्या है, शुद्ध वाटर है, शुद्ध वाटर, तो अगर मैं उसको टेम्परेचर दूंगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वाष्पीकृत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा या फिर थोड़ा अधिक मात्रा में क्या कर दोगे, NaCl मतलब कोई ठोस पदार्थ मिला दोगे,
तो पहले की तुलना में उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा कि नहीं घटेगा। जैसे आपने क्या लिया, 2 बीकर लिया, पहले बीकर में लिया आपने शुद्ध वाटर, शुद्ध वाटर के देखोगे तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन उसी शुद्ध वाटर में आपने कोई ठोस पदार्थ मिला दिया तो उस पहले की तुलना में इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोस्तों। पहले की तुलना में इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो वही है ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन क्या होता है, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन घटता है, ये मैंने पीछे पढ़ाया भी था। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया भी है। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है, जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इनके द्वारा प्राप्त वाष्प दाब द्रव की तुलना में कम हो जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो जब किसी ठोस पदार्थ जैसे NaCl ठोस पदार्थ को द्रव में घोलेंगे तो इनके द्वारा वाष्प दाब द्रव की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी समझाया। जैसे आप कोई क्या कर रहे हो, बीकर ले लीजिए, बीकर 2 बीकर लीजिए, 2 पात्र लीजिए। पहला पात्र शुद्ध वाटर ले लीजिए, उसको गर्म करिए, जल्दी वाष्प होकर उड़ जाएगा। दूसरे वाले पात्र में शुद्ध वाटर लीजिए, उसमें क्या करिए, कुछ अशुद्धियाँ मिला दीजिए। अशुद्धि मिला देंगे तो इसका जो वाष्पीकरण होगा पहले की तुलना में कम हो जाएगा दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा है। और ये क्योंकि इस प्रक्रिया में वाष्प दाब केवल विलायक के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, विलायक के कारण। विलायक मतलब द्रव के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस के कारण नहीं होता है। इस प्रक्रिया में जो वाष्प दाब क्या होगा, केवल और केवल विलायक के कारण होता है। केवल किसके कारण होता है दोस्तों, केवल विलायक के कारण होता है। अब जैसे कि यहाँ पर समझाया भी है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। पहला बीकर है, पहला बीकर क्या है यहाँ पर, यहाँ बीकर नंबर क्या लिया, सबसे पहला बीकर द्रव 1, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ द्रव 1 ले लिया। पहला द्रव क्या है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक, अगर शुद्ध विलायक का देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है शुद्ध विलायक का वाष्पीकरण क्या हो रहा है दोस्तों, शुद्ध विलायक का वाष्पीकरण क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। शुद्ध विलायक का जो वाष्पीकरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसके जो एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पर जो ये आपके पॉइंट्स है, ये बुलबुले टाइप के, मतलब हाँ बुलबुले जो निकल रहे हैं, ये मतलब एटमॉस्फेयर में जो इसके वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक हो रही है। ठीक है दोस्तों, मतलब शुद्ध विलायक को अगर द्रव 1 को अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, वाष्प होगा। लेकिन अगर मैं इसी शुद्ध विलायक में क्या मिला दूं, इसी शुद्ध विलायक में क्या मिला दूं, अवाष्पशील पदार्थ मिला दूं। क्या मिला दूं दोस्तों, अवाष्पशील पदार्थ मिला दूं। क्या मिला दूं दोस्तों, अवाष्पशील पदार्थ मिला दूं। तो अवाष्पशील पदार्थ में क्या मिला रहा हूं, जैसे मैंने मिला दिया NaCl। NaCl कैसा होता है दोस्तों, NaCl होता है आपका ठोस में। तो जैसे ही आपने शुद्ध विलायक में NaCl मिला दिया, तो जैसे आपने NaCl मिला दिया, NaCl का काम कौन क्या करेगा दोस्तों, विलय काम करेगा। अब क्या किया, NaCl 1 मोल मैंने इसमें NaCl मिला दिया, 1 मोल विलायक, 1 मोल वाटर में मैंने क्या मिला दिया, 1 मोल मैंने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। तो जैसे मैंने इसमें NaCl मिला दूंगा तो ये जो विलयन है ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो है वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा कम। देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर विलायक विलय है, यहाँ पर केवल और केवल क्या है, शुद्ध विलायक है। क्लियर हो दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर विलायक की मात्रा, जो विलायक वाष्पीकृत हुआ है वो कम मात्रा में हुआ है, और यहाँ पर जो विलायक वाष्पीकृत हुआ है वो क्या हुआ है दोस्तों, अधिक मात्रा में हुआ है। क्लियर हुआ। तो यही मैं समझा रहा था अभी कि जब कोई शुद्ध विलायक होगा तो उसका वाष्पीकृत अधिक होगा, लेकिन उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो पहले शुद्ध विलायक की तुलना में उसका वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उसके आगे अब यहाँ देखिए, राउल्ट के नियम से किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब राउल्ट ने पहले ये समझाया था कि नहीं समझाया था दोस्तों, कि आंशिक दाब P मोल अंश X के समानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, P1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं P1 नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे X1। क्लियर है दोस्तों। P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 नॉट
x1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको NCERT से पढ़ा रहा हूँ, NCERT से। तो यहाँ पर आपके NCERT से ये आपका क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जो अगला नंबर चलेगा, थोड़ा एक ग्राफ चलेगा, हम इसको ग्राफ समझा दे रहे, ग्राफ आपको यही समझा दे रहे दोस्तों। ग्राफ क्या है, जैसे दोस्तों क्या होता है, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ग्राफ में आपको इसी में समझा दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्या, आप लोग पढ़े होंगे x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है, 1 होता है, इतना होता है। अगर x1 का मान 0 है तो x2 का मान कुछ ना कुछ रहेगा, तभी तो 1 आएगा ना। x2 का मान कुछ ना कुछ रहेगा तभी 1 आएगा। तो x2 का मान हम लोग मान लिए क्या, 1 मान लिए। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ मैं समझाना ये चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले आपका जो है, पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या थी, पहले शून्य थी। विलायक का मोल अंश से पहले क्या था, शून्य था। अब क्या करेगा, जब और इधर क्या हो रहा है, इधर आपका वाष्प दाब है, इधर आपका क्या है, मोल अंश है, पहले शून्य था। अब आपको पता होगा कि अगर P बढ़ेगा तो X भी बढ़ेगा। P अगर बढ़ेगा, P जो है 0 से बढ़ रहा है तो X भी 0 से बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ये केवल P1 के लिए लिया गया है, केवल P1 के लिए। ग्राफ अभी हम लोग आगे और देखेंगे, बहुत सारे ग्राफ इसमें मिलेगा आपको, तो उसमें आपको समझाएंगे। इसमें केवल एक ही विलायक के लिए